नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पंचायत से संबंधित लेखपाल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वो इस वीडियो में आपको वो मिलने वाले हैं। और हालांकि पंचायत से संबंधित कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें मैं पहला थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ी डेफिनेशंस बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो आपके वन लाइन क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी कुछ बताऊंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी का सेकंड पार्ट, उसमें बचे हुए सारे क्वेश्चन जो पंचायत से संबंधित होंगे इंपॉर्टेंट, वो सारे कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सामने दिख रहा होगा पंचायत, ऊपर दिख रहा है ना पंचायत, और उसके बाद में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पंचायत। पंचायत के बाद में नीचे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। यानी कि पंचायत के टोटल 3 तरीके बताए गए हैं, जिसमें ओके। तो ग्राम पंचायत क्या होता है? आपने देखा होगा कि गांव में ग्राम प्रधान चुना जाता है। तो वो ग्राम प्रधान जो होता है वो जिस एरिया तक का प्रधान होता है, तो उस एरिया तक के जो भी निवासी होते हैं या वहाँ के जो गांव वाले होते हैं उन सबको एक तरीके से जो गांव का जो ग्रुप होता है उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है, इसका जो मुखिया होता है प्रधान होता है, इसका जो चुनाव होता है डायरेक्ट जनता चुनाव करती है, और इसका जो काम होता है केंद्र और राज्य की योजनाएँ लागू करवाना होता है। ठीक है, इसी के साथ में अगली आती है पंचायत समिति। पंचायत समिति इसको कहीं कहीं बोला जाता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश में इसको ब्लॉक बोला जाता है, ब्लॉक। ठीक है, और इसका जो प्रमुख होता है ब्लॉक प्रमुख होता है। आपने देखा होगा कई गाड़ियों पे लिखा होता है ब्लॉक प्रमुख। तो ब्लॉक प्रमुख जो होता है यही पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, या ब्लॉक का एक तरीके से कह सकते हैं अध्यक्ष होता है, वो ब्लॉक प्रमुख होता है। अब ये बनता कैसे? जिस समय आपकी ग्राम पंचायत में प्रधानी के चुनाव हो रहे होते हैं, उसी समय आपने देखा होगा एक अन्य चुनाव होता है प्रधानी के साथ साथ ही होता है, उसको बोलते हैं बीडीसी मेंबर का चुनाव होता है। ठीक है, ये जो बीडीसी मेंबर होते हैं ये प्रधान के सहयोगी हुआ करते हैं, लेकिन यही मिलके कि आपके एक ब्लॉक में, जैसे कि कोई ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं। ठीक है, उन 5 गांव का एक मुखिया होता है जिसको ग्राम प्रधान बोला जाता है, और उसी गांव के लगभग जितने भी मोहल्ले एक तरीके से होते हैं उतने बीडीसी सदस्य होते हैं। सपोज 5 गाँव हैं तो 5 गाँव के 5 बीडीसी सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, और सेम इसी तरह एक जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में सपोज 50 गाँव हैं। ठीक है, अब 50 गाँव में कह सकते हैं कि 50 बीडीसी मेंबर आ गए। ठीक है, अब ये बीडीसी मेंबर डायरेक्ट कि ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट जनता नहीं करती है, वो बीडीसी मेंबर तय करते हैं। सेम बीडीसी मेंबर उनको चुनते हैं, सेम उसी तरह जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो कि जिसमें जनता सीधा भाग नहीं लेती है, किंतु जनता के चुने हुए प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से, यानी जो जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं सांसद और विधायक, वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, और जनता का एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हस्तक्षेप होता है। ठीक है, सेम उसी तरह बीडीसी मेंबर प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है ब्लॉक प्रमुख, उसको जिताते हैं। ठीक है, अब चूंकि आपने देखा होगा कि जो पैसे वाले लोग होते हैं ब्लॉक प्रमुख वही बन पाते हैं। इसका मुख्य रीज़न ये भी है कि अब ये जो बीडीसी के सदस्य होते हैं, बीडीसी के सदस्यों को जो भी चुनाव लड़ा, सपोज मैं एक पर्सन हूँ, मैंने चुनाव लड़ा ब्लॉक प्रमुख का। अब मैंने एक बीडीसी सदस्य ये है, एक बीडीसी सदस्य ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक, टोटल सपोज 5 सदस्य हैं। अब मेरे विपक्ष में भी एक दूसरा बंदा है, उसने भी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। अब इस बंदे ने इन लोगों से समर्थन मांगा। ठीक है, इस बंदे ने इनसे बोला कि आप हमको वोट दें, कि जिस समय ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, बैलेट पेपर पे वहाँ पे भी चुनाव होता है और समर्थन दिया जाता है कि हम जैसे कि ये एक्स पर्सन है, ये वाई पर्सन है, तो अब इन बंदों के ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो बीडीसी मेंबर होते हैं, कि ये एक्स व्यक्ति को समर्थन देंगे या वाई व्यक्ति को। जिस व्यक्ति को अधिक वोट मिल जाते हैं वही ब्लॉक प्रमुख बन जाता है। ऐसे में क्या होता है कि सपोज मैं हूँ, मैंने इनको सबको 2-2 लाख रुपए दे दिए या 3-3 लाख रुपए दे दिए। अब अगर मैंने इनको रुपए दिए हैं तो इन लोगों की मजबूरी है कि ये मुझको ही समर्थन करेंगे। ठीक है, इसी वजह से जितने भी ब्लॉक प्रमुख होते हैं वो सारे पैसे वाले लोग ही बन पाते हैं, और गरीब कभी भी वर्तमान समय में, ये पहले होता रहा होगा लेकिन वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो कभी आज तक किसी भी ब्लॉक का कोई भी ब्लॉक प्रमुख, कोई एक गरीब इंसान नहीं बन पाया है। उसका मुख्य वजह यही है क्योंकि जो बीडीसी मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, उनको जो भी चुनाव लड़ रहा होता है वो खरीद लेता है या पैसे दे देता है, जिसकी वजह से बीडीसी मेंबर को मजबूरी में एक तरीके से उन्हीं का समर्थन करना पड़ता है जब वो वहाँ पर वोटिंग होती है। ठीक है, इनका प्रत्यक्ष मत होता है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया। अब बात करते हैं जिला पंचायत। जिला पंचायत क्या होता है? जिस समय प्रधानी का ही चुनाव हो रहा होता है या विधायकी का चुनाव भी होता है, उस समय भी इनका हो जाता है। आपने एक सुना होगा जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होता है हर 5 साल में। ये भी चुनाव 5 साल में होगा, ये भी 5 साल में होगा, और ये भी 5 साल में होगा। ठीक है, तो जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है उसमें आपने देखा होगा आपके एक ब्लॉक में 2 या 3
ऐसे ही होता है, या फिर जो ब्लॉक बड़ा होता है उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। इतने जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है। सपोज कोई एक ब्लॉक है, उसका क्षेत्रफल इतना है, अब उसमें ये छोटे 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 कई ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया ये इस तरीके से। अब इसको एक अलग ये जिला पंचायत सदस्य का इसमें अलग चुनाव होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, ठीक है। और चूंकि ये गांव से थोड़ा, ग्राम पंचायत से थोड़ा हट के चुनाव होता है, और इनका ग्राम पंचायत से कुछ लेना देना भी नहीं रहता है जनरली, मतलब कह सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से तो लेना देना होता है, लेकिन इनकी कह सकते हैं कि जो ज़मीनी स्तर पे ज़्यादा इनका जुड़ाव, मतलब जिला पंचायत सदस्यों का ज़मीनी स्तर पर इनका जो जुड़ाव होता है वो ना प्रधान से होता है, और ना ही कह सकते हैं कि इनका ब्लॉक प्रमुख से भी ज़्यादा जुड़ाव नहीं होता है, ना ही जनता से होता है, ठीक है। ये एक बार जीत जाते। अब बात करते हैं जिला पंचायत सदस्य। जिस तरीके से बीडीसी सदस्यों ने मिलकर ब्लॉक प्रमुख बनाया था, उसी तरह जिला पंचायत सदस्य मिलकर जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है। तो जिला पंचायत का चेयरमैन या अध्यक्ष कौन होता है, उनको जो भी जिला पंचायत सदस्य जीत के जाते हैं, वो वहाँ पे जिनका समर्थन करेंगे वही जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है। सेम पूरी प्रोसेस वही है, इसमें भी खूब पैसा चलता है। जो जैसे कि सपोज यहाँ पे भी एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, 3 व्यक्तियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, उसके लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। अब एक ज़िले में सपोज 100 जिला पंचायत सदस्य हैं। अब इन 100 में से इस अमुक व्यक्ति ने 20 लोगों को खरीद लिया, इस व्यक्ति ने इन्हीं 100 में से बचे हुए 50 लोगों को खरीद लिया, और इस व्यक्ति ने बचे हुए जो भी 30 लोग थे उनको खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? सेम वही पूरा पैटर्न होता है। पैसे दे के जिला पंचायत सदस्यों को बोल दिया जाता है कि आपको हम पैसे देंगे, आपको सपोज पहले सबसे पहले ये व्यक्ति गया इनके पास में और इनको बोला कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। ये मैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर का बता रहा हूँ, हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसा नहीं बोल सकते, बट हाँ जो रियलिटी है वो यही है। ये व्यक्ति गया, इसने इनको बोला कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, लेकिन दूसरा ये व्यक्ति आया, इसने बोला नहीं हम तुमको 12 लाख देंगे। तो जहाँ पे ज़्यादा रुपए मिलेंगे ये समर्थन तो उसी का करेंगे, और वहीं पे उन्हीं से पैसे लेते हैं, ठीक है। तो इसके पास सिर्फ 20 व्यक्ति रह गए, इसके पास 30 व्यक्ति ही रह गए, और इसके पास 50 व्यक्ति हो गए। तो जिसके पास ज़्यादा व्यक्ति हैं वही जिला पंचायत का अध्यक्ष बन जाता है। इसके भी चुनाव सेम ब्लॉक प्रमुख की तरह होते हैं, वहाँ भी घूस चलती है, यहाँ भी घूस का इसमें एक तरीके से कह सकते हैं। वहाँ पे बीडीसी सदस्यों को खरीद लिया जाता है, यहाँ पे जिला पंचायत सदस्यों को खरीद लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी अप्रत्यक्ष मत होता है, मैं आपको बता चुका, बिल्कुल बेसिक से बताया हूँ, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब और किसने दिलवाया था, क्या हुआ था, किस कारण से संवैधानिक दर्जा देना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ये आया था 1992 बोला जाता है, लेकिन इस पर उस समय 1993 में 20 अप्रैल 1993 को इस पे हस्ताक्षर हुए थे। महामहिम राष्ट्रपति जी थे उस समय, शंकर दयाल शर्मा जी। ध्यान रखिए, एक लाइन है लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन इन्वॉल्व है। कौन से? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। बोला जाता है 73 या 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, क्योंकि ये 1992 में आया था, लेकिन राष्ट्रपति जी ने इस पर 1993 की 20 अप्रैल को हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अब बोला जाएगा 73वें संविधान संशोधन के समय राष्ट्रपति कौन था जिसने इसकी स्वीकृति दी थी? तो राष्ट्रपति जी थे शंकर दयाल शर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज को किस भाग में रखा गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज को रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 243A से लेकर अनुच्छेद 243O तक है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची में रखा गया है। यदि आपने हमारी अनुसूची वाली क्लास नहीं देखी तो देख लेना, मैंने बहुत एक कह सकते हैं ट्रिक के माध्यम से आपको पूरी संविधान की 12 अनुसूचियाँ पूरी रटवा दी थी, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतें हैं, ध्यान रखिएगा, और जिसमें टोटल 29 विषय हैं। इसी के साथ साथ पंचायतों को भाग 4 में भी विशेष रूप से जो संविधान का जो ओरिजिनल कह सकते हैं पंचायतों को कहाँ स्थान दिया गया, जो भाग 4 के अनुच्छेद 40 में दिया गया पंचायतों का, जो कि कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत आता है, लेकिन आधिकारिक रूप से या कह सकते हैं कि 11वीं अनुसूची में इसको जगह दी गई है। भाग 9 से भाग 9 में स्थान दिया गया है, और अनुच्छेद 243A से 243O तक इनका पूरी डेफिनेशन वगैरह है, पूरा प्रावधान पूरा मतलब समझाया गया है, वो 243A से 243O तक रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं, यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को ही प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि ये सीधा पंचायती राज आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो ये पूछा जा सकता है कि पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें।
अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था में बनाई गई मुख्य समितियाँ। आप सबको पता होगा जिस समय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी या कोई भी व्यवस्था लागू की जाती है तो उसको लागू करने से पहले कुछ समितियाँ बनाई जाती हैं, उनका जो रिजल्ट आता है उसी के अनुसार पंचायत मतलब कि वो प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता समिति जो 1956 में आई थी। उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री नेहरू गांधी जी थे और बलवंत राय मेहता समिति ने 1958 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी और इन्होंने बोला था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, जिसमें ग्राम स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, ठीक है। ये बोला था बलवंत राय मेहता समिति की जो कह सकते हैं सिफारिश पे इन्होंने या बलवंत राय मेहता जी ने कि समिति बलवंत राय मेहता समिति जो थी इसने 3 स्तरीय चुनाव की समर्थन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया था। इसके बाद में 1977 में एक और समिति बनाई गई, अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति 1997 में बनी और इसने शायद 1979 या 80 में अपनी जो रिज़ल्ट था या कह सकते हैं कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। और अशोक मेहता समिति ने बताया था कि भारत में द्विस्तरीय यानी कि 2 स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए, जो कि एक ग्राम स्तर पे और दूसरा जिला स्तर पे होना चाहिए। इसने ब्लॉक स्तर को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था। इसके बाद में 1985 में GV राव समिति आई और 1986 में LM सिंघवी समिति आई। इसके बाद 1988 में PK थुंगल समिति आई, ठीक है। ये समितियों की आपको ईयर याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा कि अशोक मेहता समिति किस सन में आई और इसने कितने स्तरीय पंचायती राज का समर्थन किया था, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद सारे, चूँकि मैंने बताया था भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज पूरा एक्सप्लेन है। वहीं भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से लेके 243 ओ तक जो है पंचायत से संबंधित सभी अनुच्छेद का एक्सप्लेनेशन दिया गया था, ठीक। तो बात करते हैं अनुच्छेद 243 में क्या है। कुल मिला के इसमें परिभाषाएं हैं। 243 ए में ग्राम सभा की परिभाषा है। 243 बी पंचायतों का गठन से संबंधित है। सी पंचायतों की संरचना से संबंधित है। डी स्थानों का आरक्षण है, यानी कि कह सकते हैं कि किस क्षेत्र में पंचायत होंगी, किस क्षेत्र में नहीं होंगी, कहाँ पे को कितना % आरक्षण है, महिलाओं को जैसे कि दिया गया 1/3, ठीक है, का आरक्षण पंचायतों में दिया गया है। तो इस तरीके से SC ST को भी सेम ही आरक्षण दिया गया है पंचायतों में। तो वो सारा प्रावधान 243 डी में है। इसके बाद 243 ई में पंचायतों की अवधि है। पंचायतें हमेशा 5 साल की होती हैं, तो इसकी जो अवधि की डेफिनेशन है वो 243 ई में है। इनको आपको याद करना पड़ेगा। यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके। साथ ही यदि कोई ग्राम पंचायत का कोई प्रधान है वो रिज़ाइन दे देता है या वो मतलब कि इस्तीफ़ा दे देता है तो 6 महीने के अंदर, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, 6 माह के अंदर उस ग्राम पंचायत में दोबारा से ही चुनाव हो जाने चाहिए, 6 महीने के अंदर, ठीक है। या आप ग्राम प्रधान की डेथ वगैरह हो जाती तो भी 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 243 एफ में सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ। इसमें अयोग्यताएँ सेम वो सारी अयोग्यताएँ हैं जो कि एक विधायक पद के लिए अयोग्यताएं मानी गई हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया है तो वो अयोग्य होगा। सेम इसी तरह यदि उसकी उम्र 21 साल से कम है तो वो अयोग्य होगा। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं जो विधायकी के लिए अयोग्यताएं हैं वो सारी इसके लिए भी अयोग्य व्यक्ति होगा। इसके बाद 243 जी में पंचायतों की शक्तियाँ और उनके उत्तरदायित्वों का वर्णन है। 243 एच में पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ एवं उसकी निधियाँ हैं, यानी कि उनको जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, और पंचायत के पास में क्या क्या शक्तियाँ हैं। हालांकि पंचायत के पास में ज़्यादा अधिरोपित करने के लिए शक्तियाँ नहीं होती हैं, बट फिर भी जो भी है। इसके बाद में अगला आता है 243 आई। 243 आई में होता है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला है 243 जी। अरे आई इधर आ गया, हमने यहाँ पे क्या आई ही है, हाँ। इसके बाद में 243 आई मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद 243 जे में जो भी पंचायत में काम होंगे उन सभी का एक तरीके से चिट्ठा बनता है, एक डायरी बनती है, एक रजिस्टर बनता है, उन सभी का लेखा जोखा से संबंधित 243 जे है। 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन है। 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों में इनका लागू होना, मतलब किन किन राज्य क्षेत्रों में ये लागू होंगी वो बोला गया है। 243 एम में ये बोला गया है 243 एम में कि किन किन राज्य क्षेत्रों में या संघ क्षेत्रों में ये पंचायती राज लागू नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यल में लागू है, यल से लागू ध्यान रख सकते हैं आप, और यम से लागू नहीं है। इसके बाद में 243 एन में विधान विधियों और पंचायतों का बना रहना है। सपोज कि अगर कोई पंचायत का प्रधान है वो एक्सपायर कर गया है या कुछ भी हो गया तो 6 महीने तक उसको सारी शक्तियाँ या उनका जो लेखा जोखा है वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरा रिपोर्टिंग रखता है अपने पास में, और जो अन्य सदस्य होते हैं जिसको ग्राम प्रधान का समर्थक या सदस्य बोला, जो मैंने आपको बताया था अभी बीडीसी मेंबर, वो 6 महीने तक इसको चला सकते थे। ऐसे करके इनकी पंचायतों का बना रहना बोला गया। इसके बाद में 243 में बोला गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी जो पंचायती राज है या पंचायत व्यवस्था है उसमें निर्वाचन से संबंधित यदि कोई कुछ भी होता है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी के साथ में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, मैंने आपको बताया था। वहीं 243B अनुच्छेद 1 जो है उसमें इससे संबंधित विषय बताए गए थे, जिसमें 29 विषय, यानी कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पंचायती राज में या 11वीं अनुसूची में कितने विषय का उल्लेख है। तो ये 29 विषय, हालांकि आपको इनके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं बोले दे रहा हूँ। पेयजल, खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग, कृषि एवं विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार या चकबंदी, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल उपबंध या जल क्षेत्र का विकास, लघु उद्योगों का विकास, ईंधन एवं चारा, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, लघु वन उपज और ग्रामीण विकास। इसके साथ में सड़क, पुल या पुल वगैरह इनका निर्माण करवाना, ग्रामीण विद्युतीकरण करवाना, बाजार और मेले का रखरखाव करना, अपरंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करवाना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू करवाना, महिला व बाल विकास करना, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का मतलब कि रखरखाव करना, उनमें शिक्षा का प्रावधान करवाना, तकनीकी एवं प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना, परिवार कल्याण, सांस्कृतिक क्रियाकलापों का समर्थन करना, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण करना और दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों का कल्याण करना तथा समाज कल्याण करना, विकलांग तथा मानसिक मंद व्यक्ति। ये टोटल आपके 29 विषय हैं, ठीक है। इनमें से मतलब ये रेयर ही है कि ये पूछा जाए कि क्या ये मतलब कि निम्न दिया गया कार्य अनुच्छेद संविधान की 11वीं अनुसूची में या पंचायती राज में उल्लेखित है या नहीं है। बट हाँ, यदि आप इसमें नज़र मार लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। कुल मिला के ये ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान से संबंधित ही सारे कार्यक्रम हैं, तो उसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तर, मैंने बताया था कि कुछ समिति थी, जैसे कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, और उसी के बाद में अशोक मेहता समिति आई, उसने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, और शायद जो पी.के. थुंगल समिति थी उसने 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, ठीक है। तो कुछ राज्य हैं, अब चूँकि ये राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज हमेशा ध्यान रखिएगा, पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो राज्य अगर चाहे तो द्विस्तरीय पंचायती राज रख सकता है, त्रिस्तरीय रख सकता है, जितना भी वो, क्योंकि राज्य सूची का विषय है उसमें कानून एवं प्रावधान राज्य बनाएगा, तो राज्य अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो उसी संदर्भ में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किन राज्यों में केवल एक स्तरीय ग्राम पंचायत है, तो केवल ग्राम पंचायत ही है, इसमें एक स्तरीय पंचायती स्तर है, वो केरल, ध्यान रखिएगा, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, इन 4 राज्यों में केवल ग्राम प्रधान होता है। इनमें ना ब्लॉक प्रमुख होता है, ना जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद द्विस्तरीय ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत होती है और पंचायत सचिव समिति होती है, यानी कि इसमें जिला पंचायत नहीं होती है। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, इसमें असम हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया और पुदुचेरी हो गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, असम, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, पुदुचेरी। असम, कर्नाटक, उड़ीसा को आप ध्यान रख सकते हैं, आप अपने तुरंत दिमाग में मैप लाइए, और हरियाणा, दिल्ली इधर पास में, उधर पुदुचेरी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो इनमें द्विस्तरीय है, एक स्तरीय केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर। ये केरल के अलावा बाकी जो भी 3 स्टेट हैं वो 7 सिस्टर्स के स्टेट हैं, उनमें एक स्तरीय। इसके अलावा जितने भी मतलब कि कह सकते हैं कि मोस्टली जो स्टेट हैं, जिसमें अपना उत्तर प्रदेश आता है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है। इनमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, जहाँ का ग्राम प्रधान होगा, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होगा, और जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, ठीक है। इसके अलावा एक 4 स्तरीय पी.के. थुंगल समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज की व्याख्या की थी अपनी सिफारिश में। तो पंचायती राज में ग्राम पंचायत होती है, एक कोई अंचल पंचायत होती है, एक आंचलिक परिषद होती है, और एक जिला परिषद होती है। ध्यान रखिए, इसमें 4 होती हैं। ग्राम पंचायत पूछा जा सकता है कि 4 स्तरीय जो पंचायती राज होता है उसमें कौन कौन से स्तर होते हैं। तो एक ग्राम पंचायत होता है, एक अंचल पंचायत होता है, एक आंचलिक परिषद होता है, और एक जिला परिषद होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में लागू है वर्तमान में, और मेघालय कुछ जनजातीय क्षेत्र होता है, मेघालय के, नागालैंड के, मिजोरम के, तो वहाँ पे भी ये 4 स्तरीय लागू है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलने वाले हैं।
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके का पंचायती राज है। तो उत्तर प्रदेश में मैंने आप सबको बताया था, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत प्रदेश ने पंचायती राज अधिनियम 1994 को पारित किया तथा इसमें मतलब उत्तर प्रदेश में 1000 जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र हैं, यानी कि कुल मिला के अगर जो 1000 लोगों की वोटिंग पे एक ग्राम पंचायत है, ठीक है। 1000 लोगों की वोटिंग पे एक ग्राम पंचायत का गठन उत्तर प्रदेश में लगभग है, ठीक है। अब कुछ स्मरणीय फैक्टर जो आपको हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आपको वन लाइनर की सीरीज़ स्टार्ट की है उससे संबंधित, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में इसी का जो पार्ट 2 आएगा उसमें मिलने वाले हैं, तो आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। ग्राम सभा से अभिप्राय है, तो ग्राम सभा से क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा ग्रामीण स्तर पर पंचायती क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग ग्राम सभा के निवासी होते हैं, ठीक है। अब बोला गया है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, मैं उतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसी के साथ में जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, नगर पालिका और संविधान की अनुसूची जो है ये 11वीं अनुसूची में है, यानी पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्या हो गया, डिलीट नहीं हो रहा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट आता है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1993 में लागू हुआ। मैंने आपको बताया था 73वां संविधान संशोधन कब आया था, 1992 में आया था, ठीक है। लेकिन 93 में इस पर राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए, तो जब राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे तो लागू भी ये तभी से माना जाएगा, तो 1993 में ये लागू हुआ था, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्र पंचायत एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण सुरक्षित है, स्थान सुरक्षित है, तो 27% स्थान सुरक्षित है, यानी 27% का बैकवर्ड लोगों के लिए इसमें रिजर्वेशन है क्षेत्र पंचायत में। पंचायती राज में अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का, ध्यान रखिएगा, पंचायतों का जो इलेक्शन होता है यानी प्रधानी का इलेक्शन होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग प्रधानी का इलेक्शन करवाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार BR मेहता को माना गया है। भारत ग्राम सभा का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, कल मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास में बताया था। भारतीय संविधान में पंचायत एवं नगर पालिकाओं का संबंध किस वर्ष प्रावधान किया गया, 1993 में मैंने बोला था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन साथ साथ लाए गए थे और इनको साथ साथ ही लागू किया गया था 1993 में। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 ईयर होती है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो राज्य वित्त आयोग मैंने बोला था आई से इनकम याद कर सकते हैं आप, और आई से वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग तो 243 आई में है, ठीक है। किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज के सुझाव दिया था, मैंने आपको बोला था GV राव समिति, सॉरी मैं आपको थुंगल समिति बता रहा था, GV थुंगल बोल रहा था, लेकिन वो GV राव समिति थी, ठीक है। GV राव समिति ने 4 स्तर पर, जो कि बंगाल में लागू भी है, ठीक है। भारतीय में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आ भी सकता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो पंचायती राज स्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान है, जो कि 1/3 है, ठीक है। और यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय में, 6 माह में, मैंने आपको बता ही चुका हूँ, 6 माह के अंदर दोबारा से चुनाव हो जाना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश दिया गया है, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 40 के तहत। और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो 1/3 सीटें आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। नेक्स्ट, पंचायती राज की सूची का विषय मैं आपको बोला था, राज्य सूची का विषय, तभी राज्य उन्हें अपने अपने अनुसार इनमें इनको लागू करवा रखा है। किसी ने 2 स्तरीय पंचायती राज लागू किया, किसी ने 3 स्तरीय, किसी ने 4 स्तरीय, किसी ने सिंगल स्तरीय, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था और इसने 58 में इसका रिजल्ट दिया था, ठीक है। अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल विषय 29 विषय, मैंने एक विषय भी आपको बता रखा है। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन, दोनों 1993 में यानी 1993 में लागू हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंचायत में चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, और पंचायत का जो चुनाव करवाता कौन है, वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार BR मेहता जी को बोला जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य को बस सत्ता का विकेंद्रीकरण और जनमानस को राजनीति के लिए प्रेरित करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो ही गया था शायद, नहीं हुआ, चलो फिर भी बता देते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंदर कितने स्तरीय, अशोक मेहता ने, मैंने आपको बताया था, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायती राज की। शायद मैंने यहाँ पे एक जगह पे
ये बोल दिया अशोक मेहता ने त्रिस्तरीय, हाँ ये है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है। यहाँ पे अशोक मेहता जी की जो समिति थी उसकी 2 स्तरीय सिफारिश की थी अशोक मेहता ने, और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की थी, ठीक है। और जी के राव समिति ने 4 स्तर पे इसकी सिफारिश की थी, चतुर्थ मतलब 4 स्तर पे। और प्रायः पंचायत समिति के कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन अध्यक्ष होता है, एक सहयोगी सदस्य होता है, एक सहयोगी सदस्य। यदि आपने पंचायत वेब सीरीज भी आई है, यदि आपने उसको देखा है तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि उसमें एक प्रधान होता है, एक उप प्रधान होता है, और बाकी जब वहाँ पे मीटिंग होती है तो 5-6 अन्य जो बीडीसी मेंबर जिनको बोला गया था, मैं बोलता हूँ, वो सहयोगी सदस्य इसमें लिखा गया है, ठीक है, वो उसमें होती है। यदि आपने पंचायत वेब सीरीज देखी है तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, बकाया ब्लॉक प्रमुख हो या ब्लॉक लेवल का चुनाव हो या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, वो अप्रत्यक्ष होता है। सरपंच एवं उप सरपंच की उपस्थिति में वही ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति जो होता है वो अध्यक्षता करता है बैठक की। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर रहती हैं? ये पंचायती राज संस्थाएं हैं, ये राज्य सरकार पर निर्भर रहती हैं, ठीक है, ये पूरा राज्य सरकार के अनुदान पे ही निर्भर होती हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया पंचायती राज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 लाइनर क्वेश्चन कुछ। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किस स्टेट में 1 स्तरीय है, किस स्टेट में 2 स्तरीय, किस स्टेट में त्रिस्तरीय। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करने की कोशिश करता हूँ, यदि ये इरेज हो जाता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जाने से पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो आपको बहुत बेनिफिट दे देगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ये नहीं हटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 4 स्तरीय वाली ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय, मेघालय में है, नागालैंड में है और मिजोरम में है, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ओके, बाय बाय।